ऐतिहासिक धरोहर हर तरह से हमारे देश की संस्कृति, पहचान और रोजमर्रा की जिंदगी पर अपना छाप बनाए हुए हैं। भारत में कुछ स्थल ऐसे भी हैं जिनका नाम बहुत कम लोगों ने ही सुना होगा। जो वहाँ के मूल निवासी हैं वो तो उन स्थलों से परिचित हैं, लेकिन जो वहाँ नहीं गए और जिनको उनके बारे में नहीं पता है, उनके लिए इन ऐतिहासिक स्थानों के बारे में जानकारी देना बेहद दिलचस्प हो जाता है। आज हम आपको एक ऐसे ही बावड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है रानी की वाव। बावड़ी का मतलब है सीढ़ीदार कुआं। गुजरात के पाटन जिले में स्थित रानी की वाव जल संरक्षण की प्राचीन परंपरा का अनूठा उदाहरण है। भारत में ऐसी कई इमारतें हैं जिन्हें कई राजाओं ने अपनी पत्नियों की याद में बनवाया है। हालांकि रानी की वाव एकदम अलग और अद्वितीय है, जिसे साल 1063 में सोलंकी राजवंश की रानी उदयमाती द्वारा अपने स्वर्गवासी पति राजा भीमदेव की याद में बनवाया गया था। सरस्वती नदी के तट पर बनी 7 तलों की ये वाव 64 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी और 27 मीटर गहरी है। इस वाव में 30 किलोमीटर लंबी रहस्यमयी सुरंग भी है जो पाटन के सिद्धपुर में जाकर निकलती है। रानी की वाव से जुड़ी सबसे रोचक जानकारी ये है कि इसका चित्रण आपको नए 100 के नोट में देखने को मिल जाएगा, जिस पर शायद आपने कभी ध्यान नहीं दिया हो। बता दें कि जुलाई 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 100 के नोट पर इसे छापा गया था। 22 जून 2014 को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में भी इस वाव को शामिल किया गया था। यूनेस्को ने इसे तकनीकी विकास का एक अलौकिक उदाहरण मानते हुए मान्यता प्रदान की है। इसमें जल प्रबंधन की बेहतर व्यवस्था के साथ ही शिल्प कला का सौंदर्य भी झलकता है। रानी की वाव समस्त विश्व में ऐसी इकलौती बावड़ी है जो विश्व धरोहर सूची में शामिल हुई है। यह इस बात का सबूत भी है कि प्राचीन भारत में जल प्रबंधन की व्यवस्था कितनी बेहतरीन थी। यह वाव 11वीं शताब्दी की भारतीय भूमिगत वास्तु संरचना और जल प्रबंधन में भूजल संसाधनों के उपयोग की तकनीकी का सबसे विकसित उदाहरण है। भारत में बावड़ी निर्माण व इनके उपयोग का एक लंबा इतिहास रहा है। यह कहा जाता है कि ये बावड़ियां हमारे देश के बहुमूल्य और अभिन्न विरासत का प्रतीक है। जल प्रबंधन के सबसे पुराने तरीकों में से एक है ये बावड़ियां। इन्हें संजोए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। बावड़ी के अंदरूनी दीवारों में लगभग 800 से अधिक मूर्तियों को उकेरा गया है। इन दीवारों और स्तंभों पर भगवान विष्णु की नक्काशियां बनाई गई हैं। साथ ही अन्य मूर्तियां ऋषियों, अप्सराओं और ब्राह्मणों की भी हैं। बावड़ी की वास्तुकला आपको एक उल्टे मंदिर की तरह दिखाई देगी, जो कि सच है। बावड़ी को उल्टे मंदिर की तरह डिजाइन किया गया है, जिसमें 7 स्तर की सीढ़ियां हैं जो पौराणिक और धार्मिक कल्पनाओं के साथ खूबसूरती से उकेरी गई है। बावड़ी लगभग 30 मीटर गहरी है। तो देखा आपने, भारत में अनोखी कलाकृतियों की बिल्कुल कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐसे ही लाखों सैलानी प्रतिदिन इन स्थानों को देखने नहीं आते। क्योंकि भारत में जो संस्कृति, कला और खूबसूरती है वो दुनिया के किसी कोने में कहीं और नहीं मिलेगी। स्पेशल स्टोरी डेस्क, वॉइस ऑफ भारत। डिजिटल इंडिया होने के बाद से भारत में आए दिन तमाम तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। आए दिन कोई न कोई लड़का या लड़की सोशल मीडिया के जरिए इसका शिकार होता रहता है, चाहे वो साइबर क्राइम हो या फिर सोशल मीडिया के जरिए हरासमेंट हो। और हो भी क्यों ना, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में सोशल मीडिया की भूमिका ही कुछ ऐसी है जहां हम हर समय इस डिजिटल दुनिया में डूबे रहते हैं और फिर हमें इसकी लत लग जाती है। आपको पता ही है कि किसी भी चीज की एक सीमा होती है और जब हम उसकी सीमा के पार जाकर उस काम को अंजाम देते हैं तो वो हमें नुकसान पहुंचाता है। आप आए दिन डिजिटल रेप, वर्चुअल रेप और साइबर से जुड़ी खबरों से बाखबर होंगे। ये ऑनलाइन की दुनिया अब इस तरह विकसित हो चुकी है कि यहाँ इंसान वर्चुअल दुनिया में भी शोषण का शिकार होता जा रहा है। डिजिटल एरा के आने के बाद से बच्चों और युवाओं पर मैसेज, ऑनलाइन गेमिंग और सोशल मीडिया का बुखार सिर चढ़ के बोल रहा है। अब इस साइबर जगत में एक और शब्द है जिसका शिकार दिन ब दिन लोग होते जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बुली के बारे में बताएंगे। इसका मतलब होता है किसी को धमकाना या उस पर गलत तरीके से कमेंट करना। पहले बच्चे एक दूसरे को सामने से बुली करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे ये एक्टिविटी भी डिजिटल फॉर्म में तब्दील हो रही है। ब्रिटेन के ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशन की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक देश में 8 से 17 साल के 39% बच्चे साइबर बुलिंग के शिकार हो रहे हैं। क्या होती है साइबर बुलिंग? बुलिंग के ऑनलाइन प्रकार को ही साइबर बुलिंग कहते हैं। हिंदी में इसका मतलब बदमाशी या दादागिरी करना भी होता है। इसमें कुछ बच्चे बल का प्रयोग करें या फिर धमका कर दूसरे बच्चों को अपमानित करते हैं
उन्हें प्रताड़ित करते हैं या उन पर मनोवैज्ञानिक रूप से हावी होने की कोशिश करते हैं। बच्चों में ऐसा व्यवहार काफी सामान्य है। रिसर्च में कहा गया है कि साइबर बुलिंग से पीड़ित 39% बच्चों में आमने सामने की तुलना में बुलिंग ऑनलाइन 84% होने की ज्यादा संभावनाएं हैं। ऑफकॉम के मुताबिक 56% बच्चे टेक्स्ट और मैसेजेस के जरिए साइबर बुलिंग का शिकार हुए। वहीं 43% बच्चे सोशल मीडिया से और 30% बच्चे ऑनलाइन गेमिंग से प्रताड़ित किए गए। ऑफकॉम की रिपोर्ट के अनुसार लड़कों के मुकाबले लड़कियों को साइबर बुलिंग का खतरा ज्यादा है। वहीं 2/3 पेरेंट्स को चिंता है कि उनका बच्चा ऑनलाइन बुलिंग का शिकार बनता है। ऑनलाइन गेम्स खेलने वाले 52% से ज्यादा बच्चों के पेरेंट्स को लगता है कि उनका बच्चा गेमिंग के दौरान बुली होता है। हालांकि 93% बच्चों का कहना है कि बुली होने पर वे किसी न किसी को इस बात की जानकारी देते हैं। ऑनलाइन पहचान छुपाकर की जा रही है बुलिंग। डॉक्टर राधा मोदगिल कहती हैं कि बच्चों के लिए साइबर बुलिंग खतरनाक हो सकती है। ये लगातार हर मिनट हर दिन एक बच्चे को परेशान कर सकती है। डॉक्टर राधा का कहना है कि साइबर बुलिंग का एक पहलू गुमनामी भी है। लोग अपनी पहचान छुपाकर किसी को भी परेशान कर सकते हैं। ऐसे में किसी बच्चे को बड़ी आसानी से डराया या धमकाया जा सकता है। कैसे रोका जाए साइबर बुलिंग? फेक आईडी एक बड़ी समस्या है। फेक आईडी के जरिए सेक्स से जुड़े मैसेजेस भेजे जाते हैं या फिर बहुत खराब भाषा का इस्तेमाल करते हुए धमकी भेजी जाती है। जिसके नाम पर यह फेक आईडी है, अगर आप उस आदमी को जानते हैं या वो आपको परिचित है तो उनसे बात करनी चाहिए और फेसबुक के फेक आईडी की रिपोर्ट की जानी चाहिए। जिसके नाम से फेक आईडी बना है उसकी पुलिस से शिकायत करनी चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत कोई भी व्यक्ति किसी धर्म के बारे में आहत करने वाली टिप्पणी नहीं कर सकता। ये कानून दंगों को ध्यान में रखते हुए बना था। ऐसी टिप्पणियों के लिए ये उपाय है कि ऐसे कमेंट्स के आने पर पुलिस को जानकारी दी जानी चाहिए। ऐसे कई मामले हैं जहां लोग पुलिस के पास गए हैं और शिकायत दर्ज कराई गई है। फेसबुक पर भी रिपोर्ट अब्यूज पर जाकर रिपोर्ट किया जा सकता है, लेकिन मामला अगर ज्यादा गंभीर हो तो पुलिस के पास ही जाना सही समाधान होगा। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस कीप वॉचिंग वॉइस ऑफ भारत। भारत हमेशा से ही एक ऐसा देश रहा है जहां तमाम राजा महाराजाओं ने राज किया है और उनके शान और शौकत में कई कलाकृतियां भी बनाई गई हैं जो आज भी हमारे आंखों के समक्ष हैं। आज हम आपको भारत के एक ऐसे ही अनमोल धरोहर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है हवा महल। एक अनमोल धरोहर विशालकाय महल और सुंदरता की अद्भुत कलाकृति है। पैलेस ऑफ विंड यानी हवा महल जयपुर ही नहीं पूरे राजस्थान की पहचान। गुलाबी और लाल पत्थरों से बना यह महल पिंक सिटी की खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। खास तौर से रानियों के लिए बने इस महल में कुल 953 खिड़कियां और झरोखे बनाए गए हैं। हवा महल भारतीय राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक राजसी महल है। इसे सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनाया था। आपको बता दें कि इसे किसी राजमुकुट की तरह वास्तुकार लालचंद उस्ता द्वारा डिजाइन किया गया था। इसकी अद्वितीय 5 मंजिला इमारत जो ऊपर से तो केवल 1.5 फुट चौड़ी है, बाहर से देखने पर मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देती है, जिसमें 953 बेहद खूबसूरत आकर्षक छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां हैं जिन्हें झरोखा कहते हैं। इन खिड़कियों को जालीदार बनाने के पीछे मूल भावना ये थी कि बिना किसी की निगाह पड़े पर्दा प्रथा का सख्ती से पालन करती राजघराने की महिलाएं इन खिड़कियों से महल के नीचे सड़कों के समारोह व गलियारों में होने वाली रोजमर्रा की जिंदगी की गतिविधियों का अवलोकन कर सके। इसके अतिरिक्त वेंचुरी प्रभाव के कारण इन जटिल संरचना वाले जालीदार झरोखों से सदा ठंडी हवा महल के भीतर आती रहती है, जिसके कारण तेज गर्मी में भी महल हमेशा हवादार बना रहता है। चूने, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित यह महल जयपुर के व्यापारिक केंद्र के हृदय स्थल में मुख्य मार्ग पर स्थित है। यह सिटी पैलेस का ही हिस्सा है और जनाना कक्ष या महिला कक्ष तक फैला हुआ है। सुबह सुबह सूर्य की सुनहरी रोशनी में इसे दमकते हुए देखना एक अलग एहसास का अनुभव देता है। हवा महल 5 मंजिला स्मारक है जिसकी अपने मुख्य आधार से ऊंचाई 87 फीट है। महल की सबसे ऊपरी 3 मंजिलों की चौड़ाई का आयाम एक कमरे जितना है, जबकि नीचे की 2 मंजिलों के सामने खुला आंगन भी है जो कि महल के पीछे हिस्से में बना हुआ है। महल का सामने का हिस्सा जो हवा महल के सामने की मुख्य सड़क से देखा जा सकता है। इसकी प्रत्येक छोटी खिड़की पर बलुआ पत्थर की बेहद आकर्षक और खूबसूरत नक्शादार जालियां, कंगूरे और गुंबद बने हुए हैं।
जो बेजोड़ संरचना अपने आप में अनोखे अर्ध अष्टभुजाकार झरोखों को समेटे हुए हैं, जो इसे दुनिया भर में बेमिसाल बनाते हैं। इमारत के पीछे की ओर के भीतरी भाग में अलग अलग आवश्यकताओं के अनुसार कक्ष बनाए हुए हैं, जिनका निर्माण बहुत कम अलंकर वाले खंभों व गलियारों के साथ किया गया है। ये भवन के शीर्ष मंजिल तक इसी प्रकार बने हुए हैं। लालचंद उस्ता इस अनूठे भवन का वास्तुकार था, जिसने जयपुर शहर की भी शिल्प व वास्तु योजना तैयार करने में सहयोग दिया था। शहर में अन्य स्मारकों की सजावट को ध्यान में रखते हुए लाल और गुलाबी रंग के बलुआ पत्थरों से बने इस महल का रंग जयपुर को ही दी गई गुलाबी नगर की उपाधि के लिए एक पूर्ण प्रमाण है। हवा महल का सामने का हिस्सा 953 अद्वितीय नक्शेदार झरोकों से सजा हुआ है, जिसमें से कुछ लकड़ी के भी बने हुए हैं। और यहाँ हवा महल के पिछले हिस्से से ये मायने में ठीक विपरीत है, क्योंकि हवा महल का पिछला हिस्सा एकदम सादा है। इसकी सांस्कृतिक और शिल्प संबंधी विरासत हिंदू राजपूत शिल्प कला है। सिटी पैलेस की ओर से हवा महल में शाही दरवाजे से प्रवेश किया जा सकता है। ये एक विशाल आंगन में खुलता है, जिसके तीनों ओर 2 मंजिला इमारतें हैं और पूर्व की ओर एक भव्य हवा महल स्थित है। इस आंगन में एक पुरातात्विक संग्रहालय भी बनाया गया है। हवा महल महाराजा जय सिंह का विश्राम करने का पसंदीदा स्थान था, क्योंकि यहाँ आंतरिक साज सज्जा बेहद खूबसूरत है। इसके सभी कक्षों में सामने के हिस्से में स्थित 953 झरोखों से सदा ठंडी हवा बहती रहती है, जिसकी ठंडक का प्रभाव गर्मियों में और बढ़ाने के लिए सभी कक्षों के सामने के दलान में फव्वारों की व्यवस्था भी की गई है। हवा महल की सबसे ऊपरी 2 मंजिलों में जाने के लिए केवल खुर्रों की व्यवस्था है। आपको बता दें, ऐसा कहा जाता है कि रानियों को लंबे घेरदार घरारे पहनकर सीढ़ियां चढ़ने में होने वाली असुविधाओं को ध्यान में रखकर इसकी ऊपरी 2 मंजिलों में प्रवेश के लिए सीढ़ियों की जगह खुर्रों का प्रावधान किया गया था। हवा महल की देखरेख राजस्थान सरकार का पुरातात्विक विभाग करता है। वर्ष 2005 में करीब 50 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद बड़े स्तर पर महल की मरम्मत और नवीनीकरण का कार्य किया गया, जिसकी अनुमति लागत 45,679 लाख रुपए आई थी। कुछ कॉरपोरेट घराने भी अब जयपुर के पुरातात्विक स्मारकों के रखरखाव के लिए आगे आ रहे हैं, जिसका एक उदाहरण यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, जिसने हवा महल की सार संभाल का बीड़ा उठाया है। हवा महल जयपुर शहर के दक्षिणी हिस्से में बड़ी चौपाड़ पर स्थित है। जयपुर शहर भारत के समस्त प्रमुख शहरों में से सड़क मार्ग, रेल मार्ग व हवाई मार्ग से सीधा जुड़ा हुआ है। जयपुर का रेलवे स्टेशन भारतीय रेल सेवा की ब्रॉड गेज लाइन नेटवर्क का केंद्रीय रेलवे स्टेशन है। हवा महल में सीधे सामने की ओर से प्रवेश की व्यवस्था नहीं है। हवा महल में प्रवेश के लिए महल के दाईं व बाईं ओर से बने मार्गों से प्रवेश की व्यवस्था है, जहां से आप महल के पिछले हिस्से से महल में प्रवेश कर सकते हैं। हवा महल की खिड़कियों में रंगीन शीशों का अनूठा शिल्प है। जब सूर्य की रोशनी इन रंगीन शीशों से होकर हवा महल के कमरों में प्रवेश करती है, तो पूरा कमरा इंद्रधनुषी आभास होता है। हवा महल की एक खिड़की से हवा महल के पिछले हिस्से का एक बेहतरीन दृश्य देखने को मिलता है। इस फोटो में आप ऊपरी दाईं ओर एक तिरछी दीवार के रूप में जंतर मंतर का सम्राट यंत्र देख रहे हैं और बाईं ओर एक लंबे मीनार के रूप में इसर लाट देख रहे हैं। हवा महल के नीचे से क्षैतिज की ओर एक मनोरम दृश्य है। भारत हमेशा से ही अपने अंदर तमाम सांस्कृतिक सभ्यताओं और इमारतों को संजोए हुए है, तभी तो भारत अनेकता में एकता की पहचान कहे जाने वाला देश है, जो सदियों से अपनी परंपराओं का पालन करते आया है। स्पेशल स्टोरी डेस्क, वॉइस ऑफ भारत। नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ भारत में और मैं हूं आपके साथ रचना सिंह। कहते हैं दुनिया में प्यार से प्यारा और खूबसूरत एहसास कुछ नहीं होता। प्यार की इसी खूबसूरती को इमारत की शक्ल दी भारत के मुगल बादशाह शाहजहां ने। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया था। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल तब पैदा हो जाता है जब देश, धर्म और जाति के दांव पेच में फंस जाता है और तमाम विवादों का सिलसिला शुरू हो जाता है। ताजमहल पर भी विवादों की बौछार कुछ इस तरह ही हुई थी। तो आइए देखते हैं क्या कहता है इसका इतिहास। अद्भुत, मनोरम और सुंदरता की मिसाल, ताजे उल्फत का कमाल, जिसको बनाने में लगे 22 साल। मोहब्बत की अमर प्रेम गाथा, जिसका
का महज यादों से नाता। हमारी दुनिया में प्रकृति ने समुद्र, पहाड़ और जमीन के कुछ ऐसे नज़ारे हमारे लिए तैयार किए हैं जिसकी कल्पना करना इंसान के लिए कभी कभी सपने जैसा हो जाता है। दुनिया में प्रकृति ने इतने रंग बिखेरे हैं कि इंसान में भी इसे और सुंदर बनाने की ललक पैदा हो गई। कभी यादों को अस्तित्व में रखने के लिए तो कभी कला को समर्पण करने के लिए इंसान ने ऐसी कई रचनाएं बनाई है। और जब बात प्यार पर कलाकृतियों की आती है तब एक बहुत ही खूबसूरत कलाकृति ताजमहल सबसे पहले जहन में आता है। ये प्यार की अनमोल निशानी है। क्या कहता है यादों की इमारतों का संदूक। ताजमहल शाहजहां की तीसरी बेगम मुमताज महल का मकबरा है। मुमताज के गुजर जाने के बाद उनकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। कहा जाता है कि मुमताज महल ने मरते वक्त मकबरा बनाए जाने की ख्वाहिश जताई थी, जिसके बाद शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। ताजमहल को सफेद संगमरमर से बनाया गया है। इनके 4 कोनों में 4 मीनारें हैं। शाहजहां ने इस अद्भुत कलाकृति को बनवाने के लिए बगदाद और तुर्की से कारीगर बुलवाए थे। माना जाता है कि ताजमहल बनवाने के लिए बगदाद से एक ऐसा शानदार कारीगर भी बुलवाया गया था जो पत्थर पर घुमावदार अक्षरों को तराश सकता था। इसी तरह बुखारा शहर से भी कारीगर को बुलवाया गया। वो संगमरमर के पत्थर पर फूलों को तराशने में दक्ष था। वहीं गुंबदों का निर्माण के लिए तुर्की के इस्तांबुल में रहने वाले दक्ष कारीगर को भी बुलाया गया और मीनारों के निर्माण के लिए समरकंद से दक्ष कारीगर को भी बुलवाया गया था। और इस तरह अलग अलग जगह से आए कारीगरों ने ताजमहल बनवाया। 1630 में शुरू हुआ ताजमहल के बनने का काम करीब 22 सालों तक चला। इसे बनाने में लगभग 20,000 मजदूरों ने योगदान दिया था। यमुना नदी के किनारे सफेद पत्थरों से निर्मित अलौकिक सुंदरता की तस्वीर ताजमहल आज न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। प्यार की इस निशानी को देखने के लिए दूर देशों से हजारों सैलानी यहाँ प्रतिदिन आते हैं। ताजमहल कैसे घिरा विवादों में। ताजमहल में जुड़ा एक विवाद काफी लंबे वक्त से चला आ रहा है, जिसमें दावा करते हुए कहा जाता है कि जहां मकबरा हुआ करता था वो पहले शिव मंदिर था, जिस पर ताजमहल बनवाया गया, जिसका नाम तेजो महाले होने का दावा किया जाता है। इसे को लेकर हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएन ओक के खिताब के बाद से ताजमहल के तेजो महाले होने की चर्चा तेज हो गई। यहाँ तक कि कई हिंदू संगठनों ने यहाँ तक मांग की थी कि इसका नाम तेजो महाले किया जाना चाहिए। बता दें कि ताजमहल का तेजो महाले नाम सबसे पहले एक मराठी बुक में आया था। इसके राइटर पीएन ओक ने 1960 से 70 के दशक में अपनी किताब ताजमहल द ट्रू स्टोरी में ताजमहल का निर्माण एक शिव मंदिर के ऊपर होने की बात कही थी। अपनी किताब में लेखक ने यह दावा किया था कि यह स्मारक 1155 में बना था, जो मुगलों के शासन से कई दशकों पहले की थी। डॉक्टर रजनीश कुमार याचिकाकर्ता कहते हैं कि ताजमहल के बंद कमरों का रहस्य सबके सामने आना चाहिए। अब ताजमहल के 22 बंद कमरे खुलेंगे तो शंका समाप्त हो जाएगी। हिंदू इसे शिव मंदिर बताते आए हैं, वहीं मुस्लिम इबादत गाह के रूप में पेश करते हैं। इस विवाद के खत्म होने का माध्यम सर्वे ही है। तो वहीं प्रोफेसर भारती एस कुमार, जो कि इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि ताजमहल विश्व में भारत की पहचान कराने वाली इमारत है। यह मध्यकालीन भारत के स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। हमें इस अनमोल इमारत को धार्मिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। क्या है पीएन ओक के सिद्धांत। पीएन ओक ने अपने सिद्धांत में भारतीय इतिहासकारों पर हमलावरों और पक्षपाती लोगों के तोड़ मरोड़ गए वृत्तांत को प्रस्तुत करने का आरोप लगाया था। हालांकि एडविन ब्राइट ने पीएन ओक के सिद्धांत के बारे में टिप्पणी भी की थी। अधिकांश पाठक उन्हें केवल एक अफवाह मानते थे। ताजमहल सत्य कथा में पीएन ओक कहते हैं कि यह मूल रूप से एक शिव मंदिर या राजपुताना महल था, जिसे शाहजहां ने कब्जा कर एक मकबरे में बदल दिया। ओक का दावा है कि ताजमहल से हिंदू अलंकरण और चिन्ह हटा दिए गए हैं। जिन कमरों में उन वस्तुओं और मूल मंदिर के शिवलिंग को छुपाया गया है, उसे सील कर दिया गया है। उन्होंने अपनी किताब में दावा किया है कि मुमताज महल को उनकी कब्र में दफनाया नहीं गया था। अपने दावे के समर्थक में ओक ने यमुना नदी की ओर से ताजमहल के दरवाजे के कांच की कार्बन डेटिंग के प्रमाण भी दिए हैं। ताजमहल को लेकर ओक की ओर से दिए गए तर्क।
पीएनओ के ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के पक्ष में कई तर्क दिए गए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि किसी भी मुस्लिम इमारत के नाम के साथ कभी महल शब्द प्रयोग नहीं हुआ है। ताज और महल दोनों ही संस्कृत मूल के शब्द हैं। एक कब्र स्थल को संस्कृत शब्दों से क्यों नामांकित किया जाएगा? उनका तर्क है कि संगमरमर की सीढ़ियां चढ़ने के पहले जूते उतारने की परंपरा चली आ रही है। यह परंपरा हिंदू मंदिरों में निभाई जाने वाली परंपरा है। मकबरे में जूता उतारने की अनिवार्यता नहीं रही है। वे कहते हैं कि संगमरमर की जाला में 108 कलश चित्रित हैं और उनके ऊपर 108 कलश आरूढ़ हैं। हिंदू मंदिर परंपरा में भी 108 की संख्या को पवित्र माना जाता है। ओक का दावा है कि ताजमहल शिव मंदिर को इंगित करने वाले शब्द तेजो महाले शब्द का अपभ्रंश है। तेजो महाले मंदिर में अग्रेश्वर महादेव प्रतिष्ठित थे। वे कहते हैं कि ताजमहल के दक्षिण में एक पुरानी पशुशाला है। वहां तेजो महाले के पालतू गायों को बांधा जाता था। मुस्लिम कब्र में गौशाला होना असंगत है। ताजमहल के पश्चिमी छोर में लाल पत्थरों के अनेक उपभवन हैं, जो कब्रस्थान को देखते हुए उचित नहीं लगते। ओक का तर्क है कि इस संपूर्ण ताज परिसर में 400 से 500 कमरे और दीवारें हैं। कब्रस्थल पर इतने सारे रिहायशी क्यों होंगे? ताजमहल के भीतर 22 बंद दरवाजों पर तस्वीरें भी आई सामने। ताजमहल के जिन बंद 22 कमरों को लेकर उन तहखानों की तस्वीरें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने जारी की। इन कमरों को खोलने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई से 3 दिन पहले ये तस्वीरें जारी की गई थी। ASI ने 9 मई को अपने जनवरी 2022 न्यूज़लेटर को ट्वीट किया था। इस ट्वीट में कमरों की कुछ तस्वीरें जारी की गई थी। दरअसल इन बंद कमरों में रेनोवेशन का काम किया गया था। ASI के अनुसार ये तस्वीरें उस दौरान की ली गई थी जब साल 2022 में की मरम्मत की गई थी। ये तस्वीरें ASI की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। वहीं हाल ही में कोर्ट ने इन कमरों को खोलने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। आगरा में भाजपा के युवा मीडिया प्रभारी रजनीश सिंह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के समक्ष एक याचिका दायर कर ASI को ताजमहल के 22 बंद दरवाजों की जांच करने का निर्देश भी किया था, ताकि यह पता चल सके कि हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं या नहीं। सिंह ने दावा किया है कि ताजमहल के बारे में झूठा इतिहास पढ़ाया जा रहा है, इसलिए सच्चाई का पता लगाने के लिए दरवाजों का खुलना बेहद जरूरी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने ताजमहल के सच को सामने लाने के लिए तथ्यान्वेषी जांच की मांग करने वाली और इस वैश्विक धरोहर परिसर में बने 22 कमरों को खुलवाने का आदेश देने का आग्रह करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। न्यायमूर्ति DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने याचिका पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि अदालत लापरवाही भरे तरीके से दायर की गई याचिका पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत आदेश पारित नहीं कर सकती है। तो देखा आपने, भारत जैसे देश में अगर बात आस्था पर आती है तो कैसे तथ्य विवादों में पड़ जाते हैं, जिसके बाद तमाम तरह के दावे और कोर्ट के चक्कर लगने शुरू हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत। नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ भारत। इस समय देश में कहीं ना कहीं कोई ना कोई विवाद चल रहा है। कहीं मंदिर पे विवाद है तो कहीं मस्जिद पे विवाद है, कहीं पर लाउड स्पीकर पर विवाद है तो कहीं पर हनुमान चालीसा पर विवाद है। लेकिन हम आपको लेके चल रहे हैं एक ऐसे गांव जहां का रहन सहन, जहां की संस्कृति आपको हैरान कर देगी, परेशान कर देगी, सोचने में मजबूर कर देगी कि ऐसा भी हो सकता है। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान में सदियों से बसा है इनाड़ा गांव। 664 साल पहले 12 जातियों को मिलाकर बसाया। यहाँ हिंदू मुस्लिम का एक ही सरनेम, लोगों की एक ही पहचान, इनाड़िया। राजस्थान के करौली, जोधपुर और भीलवाड़ा में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हमेशा होती ही रहती हैं, लेकिन कहते हैं कि कीचड़ में ही कमल खिलता है। ठीक इसी का जीता जागता उदाहरण इनाड़िया गांव है। आप इस गांव के बारे में जानकर हैरान हो जाएंगे। इस गांव में किसी भी जाति मजहब के लोग नहीं हैं। सिर्फ यहाँ के लोग इनाड़िया गांव के नाम से जाने जाते हैं और अपना टाइटल भी इनाड़िया ही लिखते हैं। इनाड़ा गांव में नहीं मिलता गुटखा, एक भी शराब के ठेके नहीं, डीजे पर भी 15 साल से प्रतिबंध। इस गांव में एक भी केस नहीं। SHO किसी मामले को लोग आपस में सुलझा लेते हैं। इनाड़ा गांव के लोग अपने नाम के आगे इनाड़िया ही लगाते हैं ताकि सद्भाव कायम रहे। इस गांव में आपको ना किसी दुकान में गुटखा मिलेगा और ना ही यहाँ शराब का ठेका है। यूँ तो बहुत कम घर मुस्लिम समाज के भी हैं, लेकिन सब ऐसे मिलकर रहते हैं जैसे एक ही समाज के हों।
आपको बता दें 1358 में गांव बसा था। यहाँ 12 खेड़ों में 12 जातियां थी। सबको मिलाकर इनाड़ा बनाया गया। यह नाम इंदर सिंह के नाम पर पड़ा। तब से लोग अपने जाति की जगह इनाड़ियां ही लिखते हैं। इस गांव में 4400 वोट हैं और 10,000 के करीब आबादी है। वहीं नागौर एसडीएम सुनील पवार का कहना है कि सरकारी सेवाओं का लाभ जाति प्रमाण पत्र से मिल जाता है। आधार कार्ड में भले ही इनाड़ा लिखा है तो दिक्कत नहीं आती है। इसके साथ ही मुंड्रा एसएचओ का कहना है कि इस गांव से कोई भी केस नहीं आता है। किसी भी मामले को गांव के ही लोग मिलकर सुलझा लेते हैं। इनाड़ा गांव की विशेषताएं। 15 साल से उड़ावड़ी मृत्यु भोज बंद है। होली पर रंग और दीपावली पर पटाखे भी यहाँ के लोग शगुन के तौर पर ही बजाते हैं। सदी भाव ही यहाँ लोगों की पहचान है। शराब पीने पर 11,000 का जुर्माना। आपको बता दें कि इस गांव में 20 साल से डीजे बंद हैं। यहाँ शादी समारोह में भी डीजे नहीं बजाया जाता है, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि डीजे बजने से बेजुबान पशु पक्षी परेशान होते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर 15 साल से उड़ावड़ी मृत्यु भोज बंद है। इस गांव के रीति रिवाज हमारे देश के अन्य गांव से भिन्न हैं। आप सोच सकते हैं, जिस देश में डीजे को लेकर विवाद उत्पन्न हो रहा हो, भाईचारे को लेकर कलह हो रहा हो, ऐसे ही देश के इनाड़ी गांव से कोई लेना देना नहीं है। इस गांव की कहानी एक मिसाल की तरह है। देश में तरह तरह के मुद्दे आए दिन सुलगते रहते हैं, लेकिन इस गांव के लोगों का किसी भी विषय से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक इस गांव में शादी समारोह में भी डीजे नहीं बजाया जाता है। इतनी शांति व्यवस्था वाला गांव भारत में कहीं और नहीं हो सकता। नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ भारत। भारत और नेपाल के रिश्तों के बीच काफ़ी मधुरता है, लेकिन इसी मधुरता के बीच एक काला पानी का विवाद भी है जो दोनों देशों के बीच कलह पैदा करता है। आपको बता दें कि काला पानी की समस्या ज़्यादातर भारत में ही होती है। आखिरकार क्या है काला पानी का विवाद, देखिए हमारी खास पेशकश। भारत और नेपाल के बीच विवाद की वजह काला पानी। हिमालय पर स्थित लोगों का जीवन काफी संघर्ष भरा। मौसम की चरम स्थिति में लोग करते हैं चुनौतियों का सामना। व्यापार पर मौसम पूरी तरीके से लगा देता है रोक। काला पानी की चपेट में 3 गांव गंजी, नाबी और कूटी। बाढ़ के समय राप्ती नदी की दिशा भारत की ओर मोड़ने की कोशिश। भारत और नेपाल के बीच विवाद की वजह बने काला पानी में 3 गांव है। सरकारी योजना के तहत उन्हें होम स्टे में बदल दिया गया है। कैलाश तीर्थ यात्रियों के अलावा सैलानियों के लिए भी ये जगह काफी आकर्षण का केंद्र है। इसके साथ ही उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में आने वाले जिस काला पानी इलाके पर नेपाल ने अपना दावा किया है, उसके अंतर्गत सिर्फ 3 गांव आते हैं। ऊपरी हिमालय पर स्थित इस इलाके के लोगों का जीवन काफी संघर्षों से भरा है। दुर्लभ जड़ी बूटियों वाले इस इलाके के लोग मौसम की चरम स्थिति का सामना करने के अलावा कई तरीके की चुनौतियों को भी झेलते हुए जीवन यापन करते हैं। बीते सालों में पिथौरागढ़ में पड़ने वाले इस इलाके को सरकारी योजना के तहत होम स्टे में बदल दिया गया था। कालापानी क्षेत्र में पड़ने वाले 3 गांव गंजी, नाबी और कूटी फिलहाल सैलानियों के लिए एक महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन के लिए मशहूर है। नेपाल ने जारी किया था आधिकारिक मानचित्र। कालापानी वाले इलाके को नेपाल अपना हिस्सा मानता है। 1816 में हुई सुगौली संधि का नेपाल ने किया था जिक्र। 372 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला था कालापानी का इलाका। कालापानी का इलाका आईटीबीपी के जवानों के नियंत्रण में है। कालापानी का इलाका 372 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो आईटीबीपी के जवानों के नियंत्रण में है। आपको बता दें कि नेपाल ने आधिकारिक रूप से नवीन मानचित्र जारी किया था, जो उत्तराखंड के कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है। वहीं नेपाल इस संबंध में वर्ष 1816 में हुई सुगौली संधि का जिक्र किया था। क्यों बढ़ा कालापानी का विवाद? राजनाथ सिंह ने दरों को जोड़ने वाली सड़क का किया था उद्घाटन।
उद्घाटन के बाद एक्शन में आया था नेपाल। भारत और नेपाल के रिश्तों में दरार तब आ गया जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेख दर्रे का उत्तराखंड के धाराचूला से जोड़ने वाली एक राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क का उद्घाटन 8 मई को किया था, जिसके बाद नेपाल ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इसके बाद से ही कहा गया कि नेपाल का हिस्सा है। अब देखने वाली बात होगी कि काला पानी की समस्या पर दोनों देश किस तरीके से समाधान निकालते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत। दुनिया में हर जाति धर्म के लोग अलग अलग रिवाज मनाते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, बात कर ले तो हर एरिया में रहने वाले लोगों की अपनी एक अलग परंपरा है। रीति रिवाज हर एक धर्म और एरिया के हिसाब से बदलता जाता है। आज हम आपको जिस ट्राइब के बारे में बताने जा रहे हैं, वहाँ बेटी की शादी के बाद बाप को बेहद अजीबोगरीब रिवाज निभाना पड़ता है। इस ट्राइब में भी शादी के बाद बेटियों की विदाई की जाती है। आपको बता दें कि ये विदाई आम से बेहद अलग होती है। हम बात कर रहे हैं केन्या तंजानिया में रहने वाले मसाई ट्राइब की। ये लोग कई तरह के अजीबोगरीब परंपराओं को मनाने के कारण जाने जाते हैं। यहाँ शादी ब्याह को काफी महत्व दिया जाता है। हर कपल की शादी में लोग इकट्ठा होते हैं और जमकर जश्न मनाते हैं। सारे रस्म तो ठीक होते हैं, लेकिन बेटी की विदाई सबसे अजीब होती है। यहाँ अब तक आपने विदाई के दौरान घर वालों को रोकर अपनी बेटी को विदा करते हुए देखा होगा। वहीं इस जनजाति में पिता अपनी बेटी पर थूककर उसे विदा करता है। जी हाँ, मसाई जनजाति में शादी के बाद विदाई का भी अपना अलग महत्व है, लेकिन इनकी विदाई नॉर्मल से थोड़ी हटकर होती है। वैसे तो इस जनजाति में शादी ब्याह के दौरान कई तरह के अलग अलग रीति रिवाज मनाए जाते हैं, लेकिन जब बेटी को विदा करने की बारी आती है तब तो नजारा अलग ही देखने को मिलता है। वो आमतौर पर आप नहीं देख सकते हैं। विदाई के दौरान बेटी का बाप घर से लेकर दरवाजे तक अपनी बेटी के सिर पर थूकता रहता है। ये इस जनजाति की शादियों में विदाई के दौरान निभाई जाने वाली खास रस्म है, जिसे हर बाप मानता है। आपको बता दें कि मसाई थूक को आशीर्वाद मानते हैं। भारत में बेटियां शादी के बाद विदा होते ही अपने रिश्तेदारों माता पिता के गले लगती हैं और उनके पैर छूती हैं। बदले में पेरेंट्स उनके सिर पर हाथ रख के उन्हें आशीर्वाद देते हैं। लेकिन मसाई जनजाति में विदाई के दौरान सिर पर थूकने को आशीर्वाद माना जाता है। अगर बाप ने सिर पर नहीं थूका, यानी उसने अपनी बेटी को आशीर्वाद नहीं दिया। इस कारण सारे पिता अपनी बेटियों की विदाई के दौरान सिर पर जरूर से जरूर थूकते हैं, ताकि बेटी का नया जीवन खुशियों से भरा रहे। For more interesting videos, keep watching Voice of भारत। नमस्कार, वॉइस ऑफ भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। बुंदेलखंड भीषण सूखे की चपेट में आ गया है। जी हां, सही सुना आपने। बुंदेलखंड में किसानों को भी भारी नुकसान हुआ है। जिन किसानों ने तिल की खेती कर दी थी, बुआई कर दी थी, अब उनको भी बीज सूखने की वजह से हजारों का नुकसान हुआ है। ऐसे में कोई आसार भी नजर नहीं आते कि बुंदेलखंड के हालात सामान्य हो जाएंगे। 15 जुलाई तक बारिश की भी कोई भी गुंजाइश नहीं है कि मींह बरस जाएगा और किसानों के दिल खिल उठेंगे। ऐसे में इस खबर पर विस्तार पर हम बात करेंगे, साथ ही अब आपको भी ये बताएंगे कि बुंदेलखंड में आखिर सूखे पड़ने की वजह क्या है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बुंदेलखंड गंभीर सूखे की चपेट में है। जानकार ऐसा बताते हैं कि 15 जुलाई तक बारिश न होना बेहद असामान्य है। ये गंभीर सूखे का संकेत भी है। 2002 में ऐसा ही हुआ था। बुंदेलखंड क्षेत्र इस साल भीषण सूखे की चपेट में है। बारिश ना होने और खेतों में नमी ना होने की वजह से ज्यादातर खेतों में बुआई नहीं हुई है। बहुत से किसान ऐसे हैं जिन्होंने बारिश की उम्मीद से तिल, उड़द आदि बो दी थी, लेकिन बारिश ना होने के बाद बीज सूख गए और उन्हें हजारों रुपए का नुकसान हो गया। बुंदेलखंड में मॉनसून सामान्यतः 15 जून तक पहुंच जाता था, लेकिन इस बार 1 महीने की देरी के बावजूद मॉनसून के बादल नहीं बरसे हैं। जन जल जोड़ो अभियान के संयोजक संजय सिंह ने डाउन टू अर्थ को बताया कि बुंदेलखंड भीषण सूखे की जद में है। उनका कहना है कि इस साल कोविड-19 की वजह से किसानों की अधिकांश आय इलाज पर खर्च हो गई है।
मौजूदा फसल से बहुत उम्मीद थी, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। 15 जुलाई तक इतनी कम बारिश बुंदेलखंड में नहीं देखी गई है। मौजूदा वर्ष की तुलना 2002 के सूखे से करते हुए संजय सिंह बताते हैं कि 2002 में 15 जुलाई तक राज्य में सूखे की घोषणा कर दी गई थी। उनका कहना है कि अगर 15 जुलाई तक 50% बारिश न हुई तो नियमों के अनुसार सूखे की घोषणा करनी पड़ती है। हालांकि इस साल ऐसे किसी घोषणा की सुगबुगाहट नहीं है। वो बताते हैं कि मौजूदा सीजन में नुकसान का असर अगले फसल चक्र पर भी पड़ेगा। साथ ही बता दें कि बुंदेलखंड में पृथक राज्य का आंदोलन चला रहे सामाजिक कार्यकर्ता तारा पाटकर ने 16 जुलाई की सुबह एक वीडियो जारी कर बताया, महोबा के सिद्ध बाबा का सिद्ध कुंड जो कभी नहीं सूखा इस साल बेपानी है। इस साल हालात बहुत खराब होने के आसार है। बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर और जालौन में बारिश आंशिक भी नहीं हो रही है। पूरा आषाढ़ बीत रहा है। बांदा और महोबा के हालात इस साल जल संकट से बदतर होने की स्थिति बन रही है। बुंदेलखंड भीषण सूखे की तरफ जा रहा है। तो जाना आपने, ये थी बुंदेलखंड में सूखा पड़ने की वजह। साथ ही किसानों के दिल भी अब मुरझा से गए हैं, उम्मीद टूटती हुई नजर आ रही है। ऐसे ही बाकी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ भारत। नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ भारत। देश में जाति और मजहब पर लगातार सियासत हो रही है। अलग अलग तरह के मुद्दे हवा में तैर रहे हैं, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जो बहुत जरूरी हैं, जिन पर बातचीत होना बहुत जरूरी है। वो मुद्दा है प्रदूषण का। प्रदूषण पिछले 1 साल में लगभग 67 लाख लोगों की जान ले चुका है। आइए देखते हैं इस पर हमारी खास रिपोर्ट। वायु प्रदूषण सबसे खतरनाक, 1 साल में 67 लाख हुई मौत। ऐसे मुद्दे देश में क्यों नहीं उछाले जाते? जल प्रदूषण से 13.6 लाख मौतें, केमिकल प्रदूषण से 18 मौतें, प्रोफेशन संबंधित प्रदूषण से 8 लाख मौतें। विश्व भर में लगातार प्रदूषण का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, जो सभी देशों के लिए चिंता का विषय है। अगर भारत की बात की जाए तो इस देश में जमीनी मुद्दों को छोड़कर सिर्फ फिजूल के ही मुद्दों पर बात की जाती है। आपको बता दें कि प्रदूषण का प्रकोप तेजी के साथ बढ़ रहा है, सभी के लिए घातक है। प्रदूषण से संबंधित 92% मौतें और प्रदूषण के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान का सबसे ज्यादा भार मिडिल इनकम देशों पर पड़ा है। हमें इस बढ़ते प्रदूषण से सावधान रहने की जरूरत है। जितना हो सके उतना सफाई रखें ताकि प्रदूषण की मात्रा में कमी आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत। अक्षय कुमार की नई फिल्म पृथ्वीराज को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। राजस्थान के गुर्जर और राजपूत दोनों समुदायों का दावा है कि पृथ्वीराज चौहान उनके समुदाय से थे। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा ने दावा किया है कि पृथ्वीराज चौहान गुर्जर समुदाय से थे, इसलिए फिल्म में उन्हें उसी तरह दिखाया जाए। राजपूतों की श्री राजपूत करनी सेना ने कहा है कि फिल्म के टाइटल में पृथ्वीराज के आगे सम्राट जोड़ा जाए, नहीं तो वे इस फिल्म का विरोध करेंगे। इस विवाद ने आखिरी हिंदू सम्राट माने जाने वाले पृथ्वीराज चौहान को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। अक्षय कुमार के लीड रोल वाली फिल्म पृथ्वीराज 3 जून को रिलीज होने जा रही है। चलिए जानते हैं कि आखिर कौन थे पृथ्वीराज चौहान और क्यों उन्हें कहा जाता है आखिरी हिंदू सम्राट। गुर्जर समाज का दावा है कि पृथ्वीराज चौहान गुर्जर थे, न कि राजपूत। पृथ्वीराज के गुर्जर होने के दावे को लेकर गुर्जर समुदाय कई तर्क दे रहे हैं। गुर्जर नेता हिम्मत सिंह का कहना है कि पृथ्वीराज फिल्म चिदंबर दाई द्वारा लिखी गई पृथ्वीराज रासो पर आधारित है और ऐसी ही पृथ्वीराज फिल्म के टीजर में दिखाया गया है। हिम्मत सिंह का दावा है कि इतिहास में उपलब्ध अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर रिसर्चर्स का मानना है कि चिदंबर बाई ने पृथ्वीराज चौहान के शासन के करीब 400 साल बाद 16वीं सदी में पृथ्वीराज रासो लिखी थी, जो कि काल्पनिक है। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के संरक्षक आचार्य वीरेंद्र विक्रम का दावा है कि कदवाहा और राजौर के शिलालेखों में तिलक मंजरी, सरस्वती कंठाभरण, पृथ्वीराज विजय के शिलालेखों में पृथ्वीराज के गुर्जर होने के प्रमाण मिले हैं। राजपूत समुदाय ने क्यों खारिज किए पृथ्वीराज चौहान के गुर्जर होने के दावे?
राजपूत समुदाय ने पृथ्वीराज चौहान को लेकर किए गए गुर्जरों के दावे पर कड़ी आपत्ति जताई है। श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह कल्याणवत का कहना है कि गुर्जर शुरुआत में गौचर थे, जो इसके बाद फिर गुर्जर और गुर्जर में परिवर्तित हो गए। वे मुख्यतः गुजरात से आते हैं और इसलिए उन्हें ये नाम मिला है। गुर्जर शब्द गौचर शब्द से आया और ये लोग सिंधु घाटी में रहते थे। इसी तरह राजपूत शब्द राजपूताना से आया है। जाति के आधार पर हम क्षत्रिय हैं। कल्याणवत का कहना है कि पृथ्वीराज के वंशज अजमेर में रहते थे। उनके पास अपने वंश का पूरा प्रमाण है। आपको बता दें कि भारत में वंशावली का पता लगाना कठिन नहीं है, क्योंकि गया, हरिद्वार और पुष्कर में पीढ़ियों के पुराने रिकॉर्ड संरक्षित है। यहाँ तक कि सरकारें भी उन्हें वैध रिकॉर्ड के रूप में स्वीकार करती हैं। पृथ्वीराज रासों में क्या लिखा है? पृथ्वीराज चौहान को अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। चिदंबर दाई की ब्रज भाषा में लिखी कविता पृथ्वीराज रासों में 12वीं शताब्दी के राजा पृथ्वीराज चौहान को एक निडर और कुशल योद्धा बताया गया है। चिदंबर दाई ने अपनी कविता के अंत में लिखा है कि 1192 ईस्वी में तराइन की दूसरी लड़ाई। कौन कहता है आसमां में सुराग हो नहीं सकते, एक बार तबियत से पत्थर तो उछालो यारो। हम सलाम करते हैं वॉइस ऑफ भारत के टीम के जज्बों की, जो कि आसमान में पत्थर फेंक सुराग बनाने की हिम्मत रखते हैं। नमस्कार, मैं संगीता झा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग मनन ब्रॉडकास्टिंग की है, जिसका शुभारंभ आज से होने जा रहा है। जी हाँ, आज हम आपको बता दें कि मनन ब्रॉडकास्टिंग, वॉइस ऑफ भारत नेशनल चैनल, वॉइस ऑफ बांग्ला रीजनल चैनल, मनन भक्ति डिवोशनल चैनल, जिसका बहुत जल्दी आप ऑन एयर देख पाएंगे। संगीता, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया, आज वॉइस ऑफ भारत का शुभारंभ हुआ है। आज यहाँ पूजा पाठ हुई है और भगवान का आशीर्वाद लिया गया है। वॉइस ऑफ भारत जो है हिंदी के अलावा जो है बांग्ला भाषा में भी चलेगा। इसका एक आध्यात्मिक चैनल है मनन, वो भी चलेगा, जिसमें आप जो है भक्ति और अध्यात्म से जुड़ी हुई चीज़ों, विचारों के बारे में जानेंगे, उनके प्रवचनों को सुनेंगे और देश के अंदर किस तरह की आध्यात्मिक भावनाएं हैं लोगों की, वो भी समझेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको वॉइस ऑफ भारत की बिल्डिंग दिखा देना चाहता हूं कि जहां से ये चैनल शुरू होने जा रहा है। आज 3 मई 2022 को वॉइस ऑफ भारत शुभारंभ हुआ है। देखिए, ये बिल्डिंग है। मैं अपने कैमरा पर्सन जो है अंगद से कहूँगा कि पूरी बिल्डिंग को दिखाएं कि किस तरह से ये बिल्डिंग है, जहाँ से खबरें प्रसारित होंगी, जो आपके समक्ष होंगी, और किस तरह की पत्रकारिता वॉइस ऑफ भारत लेकर आ रहा है, इस पर भी हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि वॉइस ऑफ भारत की बिल्डिंग के बारे में। देखिए, ये गेट है। यहाँ से वो जुझारू पत्रकार अंदर आएंगे, जो कि खबरें आपके बीच में लेकर आएंगे। ये है वॉइस ऑफ भारत का मुख्य गेट, जहाँ पर एक लॉबी है, एक छोटा सा बरामदा है, वहाँ पर कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आगंतुक यहाँ बैठेंगे। उसके अलावा ये छोटा सा एरिया है, आप देख सकते हैं, बहुत शानदार तरीके से उसको सजाया गया है। मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर ये दिखाता हूँ। ये मार्केटिंग के लिए SIT का कैबिन है। SIT का कैबिन है। मैं अंगद से कहूँगा कि हमारे साथ साथ अंदर की तरफ आएं। ये वॉइस ऑफ भारत का न्यूज़ रूम है। यहाँ पर बहुत ही कुशल और योग्य पत्रकार बैठकर जो है खबरों का संपादन करेंगे, उनको लिखेंगे। जो खबरें आपके बीच में आएंगी, जो आपको एक रायशुमारी बनाने में मदद करेंगी, खबरें किस तरह की हैं, क्या उन खबरों में निष्पक्षता है, निडरता है, निर्भीकता है, तथ्य है या नहीं है, किस तरह की पत्रकारिता है। आइए हम बात करते हैं। देखिए, किसी भी चैनल को चलाने में सबसे बड़ी जो भूमिका होती है वो चीफ एडिटर की होती है। खबरें किस तरीके से आपके सामने होंगी, खबरें किस तरीके से सरकार से सवाल जवाब करेंगी और मुद्दे किस तरीके के होंगे, रायशुमारी किस तरीके की होगी, उस पर जो है बातचीत करते हैं ब्रजेश निगम जी से। ब्रजेश निगम जी इस वॉइस ऑफ भारत के मुख्य संपादक हैं। ब्रजेश निगम जी अपनी निष्पक्षता के लिए जाने जाते हैं, निडरता के लिए जाने जाते हैं, निर्भीक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। ब्रजेश निगम जी ने लगभग 1 दशक से ज़्यादा खबरों को जिया है। वो जानते हैं खबरें क्या हैं और कैसे होती हैं खबरें, कैसे परोसी जाती हैं लोगों के बीच में खबरें, और उनकी मारक क्षमता क्या होती है। ब्रजेश जी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे देशवासियों को कि वॉइस ऑफ भारत जो भारत की आवाज़ बनेगा। हम यही चाहते हैं कि देश की चौथे स्तंभ है, एक ऐसा नाम वॉइस ऑफ भारत के नाम से जाना जाए, जिसे निर्भीक निष्पक्षता के रूप से
समझा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपने बताया कि एक निर्भीक पत्रकारिता आपको देखने के लिए मिलेगी और एक न्यूज़ चैनल की भूमिका कैसे होती है, कैसे वो देश के अंदर असर डालता है, कैसे उसकी अपनी भूमिका जो है थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाहता हूँ। एक बहुत शानदार चैनल आप लेकर आ रहे हैं और एक जो विज़न आपका रहेगा जिससे कि देश की जो जनता आपसे जुड़ेगी और खबरों को देखेगी, विचारों को समझेगी, जो मुद्दे आप उछालेंगे एक रायशुमारी उस पर बनेगी, जिससे सरकार से सवाल जवाब होंगे, थोड़ा सा मैं वो जानना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात कि जो एक पत्रकारिता जगत में होता है कि बड़े नाम लेके आओ फिर बड़ा चैनल बनता है, नहीं, ऐसा नहीं है। बड़े नाम ही बड़ा काम नहीं करते। एक छोटा सा बच्चा भी होगा, अगर उसे हम प्रोत्साहित करेंगे तो जाहिर सी बात है वो बड़ों के भी कान काट देगा। जो हमारे हिंदू धर्म में देश की रीति रिवाज में एक कहावत है। तो वॉइस ऑफ भारत जो आवाज़ बनेगी वो दबे कुचलों की आवाज़ बनेगी, निचले तबके के लोगों की आवाज़ बनेगी। भ्रष्टाचार जो फैल रहा है या जो सरकार भ्रष्टाचार को हटाना चाहती, उस भ्रष्टाचार को सामने लेकर के आएगी। देखिए, बिल्कुल अभी आपने समझा जिस तरह से वॉइस ऑफ भारत के मुख्य संपादक ने कहा कि समाज के अंदर जो सबसे अंतिम व्यक्ति है उसकी भी ये आवाज़ बनेगा चैनल। जो सिस्टम के अंदर करप्शन है, जो हर काम में करप्शन जो व्याप्त है, उसको ये दूर करने का काम करेगा। यानी कि एक जन जागरण, जागरूकता समाज के अंदर लाने की कोशिश करेगा और सरकार से सवाल जवाब करेगा, चेक एंड बैलेंस की पोजीशन में रहेगा, जिससे कि सरकारें अच्छे ढंग से काम कर सकें, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या ब्यूरोक्रेसी हो। जी बिल्कुल, ये व्यक्ति से समाज बना है और इस आदर्श समाज की संरचना हमने और आपने की है। तो वॉइस ऑफ भारत की कोशिश रहेगी कि उस समाज को एक ही माला में प्रो करके पूरे देश, पूरे भारतवर्ष, पूरे विश्व के सामने रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जैसे अभी मुख्य संपादक थे ब्रजेश निगम जी, किसी भी चैनल को चलाने के लिए उसकी टीम की सबसे बड़ी भूमिका होती है। जब एक न्यूज़ चैनल काम करता है तो उसके अंदर इनपुट, आउटपुट, उसके अंदर जो टीम NCR, PCR, स्टूडियो, एंकर्स, कैमरा पर्सन्स, वो सभी लोग मिल के काम करते हैं। तब एक खबर आती है आपके सामने और वो खबर जो है जिस तरीके से काम करती है वो पूरी स्क्रीन पे दिखाई देती है, समाज के अंदर असर डालती है। ये ऑफिस है, कैबिन है इस वॉइस ऑफ भारत के ऑनर सुभाष शर्मा जी का, जो चेयरपर्सन भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इस चैनल के पीछे उनका विज़न क्या है। 19वीं शताब्दी में भारत की पहचान जो है कलकत्ता से होती थी। वो ज़मीन जो साहित्य के लिए जानी जाती है, कवियों के लिए जानी जाती है, सिनेमा के लिए जानी जाती है, क्रांतिकारियों की ज़मीनें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए जानी जाती है, वो वेस्ट बंगाल, वो बंगाल। उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आप इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या विज़न। बंगाल आज जो सोचता है पूरा हिंदुस्तान कल सोचता है, यही है। प्लस मैं बंगाल में पढ़ा लिखा हूँ, बंगाल से मैंने सब कुछ किया है। बंगाल के प्रति मेरे हृदय में एक अलग ही स्थान है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक रीजनल चैनल के हिसाब से बंगाल वॉइस ऑफ बंगाल चलाए। वो आपने बहुत अच्छी बात कही। जो बंगाल आज सोचता है, दुनिया वो बाद में सोचती है। मेरी जो सहयोगी हैं संगीता झा, वो भी कुछ सवाल करेंगी। धन्यवाद चेयरमैन जी। मैं जानना चाहूँगी कि आपने चैनल का नाम वॉइस ऑफ भारत रखा है, तो आप भारत की आवाज़ कैसे बनेंगे? आप लोगों के साथ सहयोग से बनेंगे, सब रिपोर्ट लेके उसी से बनेंगे। और क्या है, आपने कुछ तो सोचा होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचा है। তারপর বাংলায় আপনি রিজনাল চ্যানেল আনছেন, তো বাংলার জনগণের হৃদয়ে কি করে পৌঁছাবেন? আমি পৌঁছে যাবো, কেন কি আমি ওখানে জন্ম নিয়েছি, ওখানে পড়াশোনা করেছি, ওখানে ব্যবসায় করেছি, অনেক বছর থেকে ওখানে আছি, প্রায় 50 বছর থেকে। ওখানে প্রত্যেক লোকের সঙ্গে জনগণের সঙ্গে আমার আলাপ আছে কোনো ওখানে তাতে। तो आपने सुना, सर ने कहा कि वो बंगाल में रहे हैं, बंगाल में ही उनका जन्म हुआ है, बंगाल में ही पढ़ाई लिखाई सब कुछ किए हैं, तो उनके लिए कोई असंभव नहीं है कि बंगाल की जनता के हृदय तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता। अब हम धीरे धीरे और बाकी लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका वॉइस ऑफ भारत की उत्थान में, यानी कि उसकी तरक्की में, प्रोग्रेस में किस तरह का योगदान रहने वाला है। मैं बात करूंगा आपसे, किस तरह की भूमिका आपकी रहेगी वॉइस ऑफ भारत में? देखिए, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, जिसको आज हम पत्रकारिता के कहते हैं, तो उसको जिंदा रखने के लिए आज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में कहीं ना कहीं उसको मजबूती प्रदान करके उसमें कहीं ना कहीं जो सच्ची खबरों का जो समावेश होना चाहिए, उस खबरों के माध्यम से जो जनता तक पहुंच बनाई जाएगी, वो सबसे की रोल हमारे चैनल का वो रहेगा कि हम आम जनता तक जाएंगे, नीचे तक जाएंगे
ग्रास रूट लेवल तक जाएंगे और एक ग्राम की इकाई से लेकर हम केंद्र की सरकार की इकाई तक हम अपनी आवाज़ को बुलंद पहुंचाएंगे। बहुत अच्छी बात कही। देखिए, यही एक विज़न रहने वाला है वॉइस ऑफ भारत का कि एक छोटी सी ग्रामीण अंचल से लेकर शहरी क्षेत्र तक की खबरें उसमें रहेंगी। और जो पत्रकारिता को हमेशा कसौटी पे कसा जाता है कि ये खबर अच्छी है या बुरी है या सही है या गलत है, सच्ची है या झूठी है, इसमें कोई मिलावट तो नहीं है, इसके अंदर कुछ ऐसा तो नहीं है, तो उन सभी से ऊपर उठकर और अलग हटकर हम खबरें आपके बीच में लेकर आएंगे, जो खबरें बताएंगी कि देश में आखिरकार होगा क्या, सरकारें कैसे काम कर रही हैं। मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि सरकारें कैसे काम कर रही हैं, चाहे वो महाराष्ट्र की हो, पश्चिम बंगाल की हो, उत्तर प्रदेश की हो, बिहार की हो, झारखंड की हो, पंजाब की हो, या फिर किसी भी और हैदराबाद, आंध्र प्रदेश से हो, हर स्टेट के बारे में हम बात करेंगे। आइए मैं आपको लेकर चल रहा हूँ अपने वॉइस ऑफ भारत के न्यूज़ रूम में, वहाँ पर हम बात करेंगे। चलिए, हमारे एक और सहयोगी हमें दिखाई दे रहे हैं, एसआईटी हेड हैं जी। सबसे पहले चैनल की मुबारकबाद आपको। किस तरह की भूमिका रहने वाली है आपकी चैनल? आप तो बैकबोन है चैनल की। चैनल किस तरह चलेगा, कैसे रन करेगा, रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा? जो सबसे बड़ा आज के डेट का मुद्दा है वो है करप्शन। करप्शन आम आदमी को तक ना पहुँचे, उसको वहीं ख़त्म करना है, ये मेरा गोल है, ताकि आम आदमी अपनी सहूलियत से किसी अधिकारी से मिल सकता है, जबकि अधिकारी इस समय सबसे ज़्यादा ईमानदार हैं और काम भी कर रहे हैं, डेडिकेट भी है। हमारा फोकस ये है कि आम आदमी जितनी इजी अवेलेबल रहेगा अधिकारी, यही मेरा फोकस है। चलिए, हमारे साथ में मौजूद हैं प्रफुल्ल मलिक जी, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। वो पत्रकार जिन्होंने खबरों को जिया है, ये खबरों को जीते हैं, दिन रात खबरों को जीते हैं, खबरों के बीच में रहते हैं और खबरों को देखते ही समझ लेते हैं कि खबर क्या कह रही है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि किस तरह की भूमिका आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ भारत की? पहले तो मैं वॉइस ऑफ भारत के सभी टीम के मेंबर्स और चेयरमैन साहब और सभी को बधाई देना चाहता हूँ। आज यहाँ पर पूजा थी जिसमें सभी लोग मौजूद रहे, और मैं यही आशा करता हूँ, विनती करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वॉइस ऑफ भारत आने वाले समय में बहुत ही तरक्की हासिल करे और ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक जुड़े, क्योंकि ये चैनल बांग्ला में भी आ रहा है और आपका हिंदी नेशनल आ रहा है। तो अध्यात्म की तरफ, भगवान की तरफ जिसका ज़्यादा मन है तो आप मनन टीवी भी देख सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी लोग जुड़े वॉइस ऑफ भारत की तरफ से और हमारा सपोर्ट करें, यही मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में मौजूद हैं, आप मथुरा से आए हैं, बांके बिहारी जी की ज़मीन है, राधा जी का घर है, मैं तो घर कहूँगा कि कण कण में वहाँ पर जो है, पग पग में जो है राधा जी हैं और बिहारी जी हैं। जो वृंदावन उन्होंने बसाया था राधा के लिए, तो प्रेम की नगरी से, और क्योंकि कृष्ण का मतलब बहुत कुछ है ना, कर्मयोगी। बिल्कुल जी, ये ऐसी जन्मभूमि है, श्री कृष्ण जन्मभूमि, जहाँ पे देश विदेश के लोग जो है बहुत काफ़ी संख्या में आते हैं और इतने श्रद्धालु आते हैं कि कभी कभी तो वहाँ मथुरा वृंदावन में ये होता है कि पैर रखने की भी जगह नहीं होती है, और इतनी भक्ति भाव होता है लोगों के अंदर कि वो बड़ा ही देखते ही बनता है। तो मथुरा तो ऐसी श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, ब्रजभूमि है, जिसमें हम रहते हैं उस ब्रजभूमि में। और सबसे पहले मैं श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि से सबकी वॉइस ऑफ भारत की पूरी टीम को मैं मुबारकबाद दूंगा, बधाई दूंगा और शुभकामनाएं दूंगा कि वॉइस ऑफ भारत की पूरी टीम जो है पूरी तरीके से काम कर रही है। और वॉइस ऑफ भारत का हमारा अभी चैनल हमारा जो है लॉन्च होने जा रहा है। और मैं एक बात और कहूँगा कि वॉइस ऑफ भारत, ये हम अपने श्री कृष्ण भगवान जी से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा वॉइस ऑफ भारत बहुत ऊंचाइयों तक जाए और दर्शकों में इतना फैल जाए कि एक अलग ही इसका जो है दर्शकों को वॉइस ऑफ भारत देखने का अनुभव हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में जो है वॉइस ऑफ भारत के ऑफिस में पंडित जी मौजूद हैं। पंडित जी से मैं कहूँगा थोड़ा सा 1 मिनट मुझे दे दें। पंडित जी महाराज, आज पूजा की है पंडित जी ने, और जिस विधि विधान से पूजा हुई है उससे ये उम्मीद है और मुझे तो पूरा भरोसा है कि ये चैनल जो है बहुत तरक्की करने वाला है। पंडित जी, आपकी क्या राय है वॉइस ऑफ भारत के बारे में और खबरों के बारे में, विचारों के बारे में जो आप टीवी चैनल
देखिए वैसे तो मैं न्यूज़ चैनल बहुत कम देखता हूँ, और बाकी मैं तो क्या है कि सनातनी पद्धति से हूँ और ज़्यादा ही मेरा इस पंडित क्रम से मैं संबंध रखता हूँ। लेकिन ऐसा है कि जब तक निस्वार्थ भाव से और पूरे एकदम से पारदर्शिता से कोई अगर बात सामने नहीं आए तो फायदा नहीं है। चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में आ जाओ, चाहे आप किसी व्यापारिक क्षेत्र में आ जाओ, चाहे आप व्यक्तिगत रूप से आ जाओ, क्योंकि आज कितना सब जगह घोटालाबाजी हो रहा है। किस लिए हो रहा है? क्योंकि सच्ची बात है वो सामने नहीं आती है, बिना सच्चाई के जो है कुछ नहीं हो पाता है। तो हम तो आशा करते हैं कि ये जो नया न्यूज़ चैनल प्रारंभ हो रहा है ये पूरे देश के सामने सच्चाई सामने लेकर के और देश को ऊंचाई के ऊपर लेके जाए, ये मेरा शुभकामना है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आपने तो कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया, पारदर्शिता, घोटाले, करप्शन और सरकारों की जवाबदेही के बारे में आपने बातचीत की। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। किस तरफ लेके चल रही हैं संगीता आप मुझे? चलिए आइए, हमारी टीम नीचे मौजूद है क्योंकि खाने का समय हो चुका है और मुझे आज यहाँ पर पूजा थी तो खाने पीने का भी यहाँ पर इंतजाम किया गया है। जैसे कि आप कैमरा पर्सन को कहूँगी कि नीचे की तरफ दिखाने के लिए यहाँ पे सभी मौजूद हैं। हमारे जो भी आज आए हुए हैं शुभारंभ के दिन गेस्ट सभी मौजूद हैं, खाना खा रहे हैं। चलिए देखिए, ये खाने पीने की व्यवस्था है, ये उन मेहमानों के लिए जिन्होंने आज जो है अपनी सहभागिता दर्ज की है वॉइस ऑफ भारत के शुभारंभ पर। और चलिए खाने की टेबल पे चर्चा कर लेते हैं। खाने की टेबल पे सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, आपका नाम और किस तरह की भूमिका आपकी है? सर मेरा नाम सतीश शर्मा, मैं मार्केटिंग में हूँ। और मार्केटिंग में है। मार्केटिंग सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट होता है कि ये चैनल जो है किस तरह से लोगों के बीच में जाएगा, काम करेगा, और मार्केटिंग ही जो है लगभग सेल्स से और रेवेन्यू से रिलेटेड होता है। तो यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट में आप हैं मार्केटिंग को लेकर। जी, आप अपने बारे में बताएं। मेरी तरफ से वॉइस ऑफ भारत को ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नया बच्चा यहाँ मौजूद है, नई जनरेशन किस तरह की खबरें देखना पसंद करती है, तो हम क्या देने जा रहे हैं ये थोड़ा सा इससे भी हम बच्चे से जानने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या लगता है किस तरह की खबरें वॉइस ऑफ भारत से मिलेंगी आपको देखने के लिए? मे बी क्राइम न्यूज़, एडल्ट्स, बिकॉज आजकल क्राइम ज़्यादा चल रहा है एडल्ट्स। चलिए, क्राइम यानी कि जो आजकल की जनरेशन है वो क्राइम को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक है और अलर्ट है, क्योंकि हर गली मोहल्ले नुक्कड़ चौराहे पे क्राइम कहीं ना कहीं होता ही रहता है। देखिए बहुत शानदार एम्बियंस है, ये ऑफिस है जी, ये कॉन्फ्रेंस रूम है और कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर हमने पकड़ लिया है प्रियंका त्रिपाठी को। बहुत सीनियर एंकर हैं प्रियंका त्रिपाठी, खबरों के बीच में रहती हैं, मुद्दे उछालती हैं, लोगों से बातचीत करती हैं, कभी कभी जो है अलग तरह की विचारधारा को भी समझती हैं, हर तरह की चीज़ों पर अच्छी पकड़ है। मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरह की तस्वीर वॉइस ऑफ भारत की बनने वाली है और किस तरह की खबरें और किस तरह के मुद्दे लोगों के बीच में आने वाले हैं। देखिए, वॉइस ऑफ भारत को सबसे पहले तो मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, उसके अच्छे भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए। और यही कामना है कि आने वाले समय में मीडिया का लीड चैनल वॉइस ऑफ भारत बने। खासतौर पे मन्नत भी आ रहा है इसके साथ, और साथ ही वॉइस ऑफ बांग्ला भी। तो ये तीनों ही इंडस्ट्री में अपनी एक पहचान बनाए, एक अलग मकाम बनाए, यही मेरी शुभकामनाएं। और जहाँ तक आपने पूछा कि आगे किस तरीके से क्या रहने वाला है, देखिए बहुत अच्छे लोग जुड़ रहे हैं इस चैनल से, और सबसे अहम चीज़ है आप जैसे मेहनती लोग हैं और जो हमारी एंकर हैं इनके जितने मेहनती लोग हैं। सबसे अहम चीज़ सुभाष शर्मा जी जो हैं वो इसके चेयरपर्सन हैं, ब्रजेश निगम जी, और भी कई बड़े चेहरे हैं यहाँ पर जुड़ रहे हैं वॉइस ऑफ भारत के साथ। आई एम डैम श्योर कि इस टीम के साथ, इस यूनिट के साथ ये चैनल वॉइस ऑफ भारत, वॉइस ऑफ बांग्ला, मन्नत टीवी बहुत आगे तक जाने वाले हैं। वेरी वेरी थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बार समझा दिया लोगों को, दर्शकों, कि ये वॉइस ऑफ भारत भारत की आवाज़ बनने वाला है। भारत की आवाज़ मतलब आपकी आवाज़ बनने वाला है। तो ये आपकी आवाज़ कैसे बनेगा, एक और हमारे साथ मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या सोचती हैं। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद वॉइस ऑफ भारत की लॉन्चिंग पर। और मैं ये सोच रही हूँ कि ये सच का साथ देगा, सच का आवाज़ बनेगा वॉइस ऑफ भारत। और वॉइस ऑफ भारत हमें देख रहे दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, खाने पे हमने चर्चा कर ली है, हमने लोगों से बात पूछ लिया, हमने जो इनका खाना भी डिस्टर्ब नहीं किया, खाना भी खाने दिया, बातचीत भी कर ली हमने, खाने पे डिस्कशन हो गया है जी।
हमारे साथ साथ में जो है अभी आप देख सकते हैं पीछे चीफ एडिटर साहब भी हैं जी। देखिए आइए इनसे बात करते हैं। हमने इनको गर्मी बहुत है, अब ये गर्मी जो है मौसम की है या खबरों की है ये नहीं पता है, लेकिन इनसे पूछ लेते हैं कि इनका क्या मानना है वॉइस ऑफ भारत के बारे में। नया सफ़र है, नई शुरुआत है और दूर तक जाना है। बहुत अच्छी बात है, नया सफ़र है, नई शुरुआत है और बहुत दूर तक जाना है, और बहुत दूर तक कैसे जाएंगे ये जानने की समझने की कोशिश कर रहे हैं हम जी। हमारे पास में और भी कुछ लोग मौजूद हैं। देखिए मैं आपसे सिर्फ एक ही बात पूछूंगा, आप मुबारकबाद तो दे दीजिए। Congratulations for the new journey of Voice of Bharat and Voice of Bangla and Manan TV. So much new journey of Voice of भारत। आपकी क्या भूमिका रहने वाली है वॉइस ऑफ भारत में? पूरा फुल सपोर्ट रहेगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कहूँगा अपनी सहयोगी से संगीता से हमें ऊपर की तरफ ले चले। संगीता चैनल बहुत शानदार बना हुआ है, बिल्डिंग बहुत शानदार है। ऊपर हमारे रवि केसरवानी जी हैं जो ऊपर जी टेक्निकल देखते हैं और ऊपर ही होंगे, उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरह टेक्निकल हेड का बहुत बड़ा रोल होता है एक चैनल के लिए, तो उन्हीं के पास चलते हैं फिलहाल। चलिए अंगद से मैं कहूँगा कि अंगद हमारे साथ साथ ऊपर आ जाएं और हमारे दर्शकों को दिखाएं कि हमारे चैनल का जो इनपुट डिपार्टमेंट, आउटपुट डिपार्टमेंट, स्टूडियो और वर्क प्लेस किस तरह का बना हुआ है। ये वो जगह है जहां से आप खबरों का टेलीकास्ट देखेंगे। एंकर्स, स्टूडियो, कैमरा, लाइट, एक्शन जो आपने सुना होगा। मैं रवि जी से कहूँगा थोड़ा सा बताएं क्या भूमिका रहने वाली है उनकी और किस तरह की चीज़ें होंगी और कितने दिन में ये स्टूडियो तैयार हो जाएगा। ये लगभग 10 तारीख तक स्टूडियो कंप्लीट हो जाएगा और पीसीआर ये हमारा सेकंड कोचिंग, उसके बाद सर्वर रूम है और देन क्रोमा है, क्रोमा स्टूडियो है हमारा, ठीक है। और अभी साउंड प्रूफ हो रहा है। ये रियल सेट बनेगा, ये रियल सेट है हमारा। हाँ जी, ये आपका पीसीआर का एक सेट रहेगा, ग्लास रहेगा इस पे, ताकि हम एक पीसीआर का फ्रेम बना सकें। ठीक है। पीसीआर जो मीडिया के स्टूडेंट्स हैं या जो मीडिया में ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो जानते हैं कि पीसीआर क्या होता है, एनसीआर क्या होता है, सर्वर रूम क्या होता है। तो ये अभी जैसा कह रहे हैं रवि जी लगभग 10 तारीख तक सब तैयार हो जाएगा, यानी 10 तारीख से सब कुछ आपके सामने होगा। लेकिन इससे पहले भी हम आ सकते हैं कुछ छोटी छोटी खबरों को लेकर सोशल मीडिया पर। अभी हमने आपको पूरा अपना सेटअप दिखाया, कहाँ पर एनसीआर है, कहाँ पर पीसीआर है, कहाँ पर हमारा स्टूडियो है, कहाँ पर हमारा रियल स्टूडियो है, कौन सा हमारा जो है क्रोमा स्टूडियो है, न्यूज़ रूम कहाँ रहेगा जहाँ पर आउटपुट और इनपुट के लोग बैठेंगे, काम करेंगे, जहाँ पर खबरें लिखी जाएंगी, उनका संपादन होगा, वहीं से हमारी वीडियो एडिटिंग टीम बैठेगी, एंकर्स भी वहीं पर मौजूद रहेंगे, मार्केटिंग के जो स्टाफ है वो भी यहाँ पर बैठेगा। सभी से हमने बारी बारी से बातचीत की। वॉइस ऑफ भारत के मुख्य संपादक ब्रजेश निगम जी से भी हमने बातचीत की, जाना और समझा के चैनल किस तरीके से काम करेगा। इस चैनल के जो ऑनर एंड चेयरमैन सुभाष शर्मा जी से भी हमने बातचीत की कि वो किस तरीके से ये चैनल काम करेगा और किस तरह की विज़न लेकर आप लोगों के बीच में ये आ रहा है। आज का दिन यानी कि 3 मई सन 2022 आज वॉइस ऑफ भारत का शुभारंभ हुआ है। वॉइस ऑफ भारत बांग्ला में भी आएगा, वॉइस ऑफ बांग्ला के नाम से, मनन के नाम से भी आएगा, जो अध्यात्म के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करेगा। यानी कि न्यूज़ के साथ साथ अध्यात्म की भी बात वॉइस ऑफ भारत करने जा रहा है। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इतिहास में दर्ज हो गया और न्यूज़ इंडस्ट्री के अंदर भी दर्ज हो गया कि एक नया चैनल शुरू हो गया है और आप लोगों के बीच आ गया है वॉइस ऑफ भारत, यानी कि आपकी आवाज़, सच की आवाज़ आपके बीच में है। धन्यवाद।